बाबा साहब की मृत्यु हुई थी या हत्या? क्या बाबा साहब अंबेडकर की हत्या हुई थी? क्या बाबा साहब किसी षड्यंत्र के शिकार हुए थे? काश बाबा साहब कुछ और समय जिंदा रहते। ऐसे कई बड़े सवाल आज भी हमारे मन में आते रहते हैं। उन्हीं सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। वो 12 कारण जो मृत्यु को शंका के दायरे में खड़ा करते हैं। शंका नंबर 1। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पहली पत्नी माता रमाबाई का 27 मई 1935 में परिनिर्वाण हुआ। उसके बाद चित्पावन ब्राह्मण लड़की सविता से बाबा साहब की दूसरी शादी 15 अप्रैल 1948 को हुई थी। तब बाबा साहब की उम्र 56 साल की थी और ब्राह्मण लड़की सविता 39 साल की थी। उस जमाने में लड़कियों की शादी 15 से 16 साल में हो जाती थी, पर ब्राह्मण सविता 39 साल में भी कुंवारी थी। मतलब साफ था, बाबा साहब के दुश्मन बाबा साहब के खिलाफ कई सालों से साजिश रच रहे थे। बाबा साहब की जिंदगी में ब्राह्मण लड़की को लाने की तैयारी कर रहे थे। शायद आपको पता होगा, ब्राह्मणों में चित्पावन ब्राह्मणों को ब्राह्मण वर्ग में सबसे चालाक माना जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि बाबा साहब की दूसरी शादी एक साजिश के तहत हुई थी और इस साजिश में आरएसएस के साथ साथ पंडित नेहरू का भी हाथ बताया जाता है। मूल निवासी नेता या राजा के जीवन में एक ब्राह्मण महिला को प्लांट करना यह इतिहास में पहली बार नहीं हुआ था। ब्राह्मण महिला को मूल निवासी नेताओं और राजाओं के जीवन में प्लांट करना ब्राह्मण समाज का पुराना इतिहास रहा है, जो आज भी जारी है। आप किसी भी बहुजन दलित नेताओं के बारे में पता कर लीजिए, उनकी पत्नी ब्राह्मण समाज से ही होगी। शंका नंबर 2। बाबा साहब अंबेडकर डायबिटीज से पीड़ित थे और ब्राह्मण सविता बाबा साहब को उनकी तसल्ली के लिए दवाई देती थी, ठीक होने के लिए नहीं। क्योंकि बाबा साहब को शादी के तुरंत बाद मार देने से पूरा ब्राह्मण समाज शक के घेरे में आ सकता था, क्योंकि बाबा साहब बहुजनों, दलितों और मूल निवासियों के सबसे बड़े नेता और मसीहा थे। जो गलती और जल्दबाजी ब्राह्मणों ने गांधी की हत्या करने में की थी, दोबारा वो गलती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दोबारा ऐसी हरकत से पूरा ब्राह्मण समाज खतरे में आ सकता था। दलितों की ताकत को ब्राह्मण भलीभांति जानता था। दलित समाज जब मरने और मारने पर उतारू हो जाता है, तब उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और ये ऐतिहासिक सत्य है। शंका नंबर 3। संविधान बनाने के बाद बाबा साहब अंबेडकर का पूरा ध्यान मूल निवासी लोगों को जातीय गुलामी से आज़ादी दिलाने पर केंद्रित था और भारत देश से जातिवाद खत्म करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के अंदर थी। ब्राह्मण आमने सामने के तर्क कुतर्क में बाबा साहब से कई बार मात खा चुके थे, इसलिए
बाबा साहब को ब्राह्मण समाज अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और आज भी मानता है। बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने में आज भी ब्राह्मण समाज सबसे आगे है। देश में सामाजिक ऊंच नीच खत्म हो, मनुवादियों को कतई मंजूर नहीं था, ना आज मंजूर है। शंका नंबर 4। याद रहे 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब आम्बेडकर ने जब हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा की थी तो मनुवादी ब्राह्मणों को यह घोषणा हजम नहीं हो रही थी। इस घोषणा से मोहनदास करमचंद गांधी बहुत नाराज हुए थे। शंका नंबर 5। जब 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी के दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, जातीय आधार पर वंचित, शोषित, प्रताड़ित, बहिष्कृत लोगों को संवैधानिक अधिकारों से संपन्न करने के बाद बोधिसत्व बाबा साहब का यह क्रांतिकारी कदम हिंदू धर्म के जातीय गुलामों को जातीय गुलामी से आज़ाद कराने के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला था। इसके बाद बौद्ध धर्म परिवर्तन जैसे कार्यक्रम अब सारे देश में आयोजित होने वाले थे। मुंबई में 16 दिसंबर 1956 को बौद्ध धर्म परिवर्तन का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो नागपुर में हुए बौद्ध धर्म परिवर्तन कार्यक्रम से भी बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। अब आप समझ सकते हैं इस कार्यक्रम का असर पूरे देश में हुआ होता और इसी कारण ब्राह्मण वर्ग बाबा साहब को और ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। शंका नंबर 6। बाबा साहब ने नेपाल में विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया था। दुनिया के बौद्ध प्रतिनिधियों ने तय किया कि बाबा साहब के नेतृत्व में भारत देश को बौद्धमय बनाना है। इस बात से ब्राह्मण वर्ग में जबरदस्त हलचल पैदा हो गई थी। इसलिए बाबा साहब पर इसके पहले 3 बार हमले किए गए थे, जो असफल रहे, क्योंकि बाबा साहब की सुरक्षा के लिए मूल निवासी हर समय जागरूक था। शंका नंबर 7। बाबा साहब अपने सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे ताकि मूल निवासियों को शिक्षा, समानता और न्याय मिल सके। और इसी कड़ी में 13 जनवरी 1957 को दिल्ली में बौद्ध धम्म दीक्षा का बड़ा आयोजन होने जा रहा था। बस यही परिवर्तन मनुवादियों को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि इस कार्यक्रम से बहुत बड़ा वर्ग ब्राह्मणों की धार्मिक गुलामी से मुक्त होने वाला था और इसका सीधा असर ब्राह्मणों की कमाई पर पड़ सकता था, क्योंकि मंदिरों और पूजा पाठ की कमाई पर 100% आरक्षण इसी ब्राह्मण समाज का पिछले 2500 साल से है। शंका नंबर 8। 1 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिल्ली में जाकर बौद्ध आर्ट ऑफ गैलरी देखी। 2 दिसंबर 1956 को दिल्ली के अशोक विहार के एक समारोह में भाग लिया और पत्रकार और अन्य लोगों से घुल मिलकर बातचीत की। 3 दिसंबर 1956 को रात में
अपने बीमार माली से मिलने उसके घर गए, उसका हाल चाल पूछा। 4 दिसंबर 1956 को राज्यसभा में देश के मूल निवासियों के हक और अधिकार इस विषय पर होने वाली चर्चा में भाग लेकर बड़े जोश के साथ भाषण दिया। मतलब 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बाबा साहब पूरी तरह स्वस्थ थे। शंका नंबर 9। 5 दिसंबर 1956 को हमेशा की तरह उस दिन भी बाबा साहब का रसोइया सुदामा और बाबा साहब के निजी सचिव नानक चंद रत्तू उनके साथ थे। पर बाबा साहब की ब्राह्मण पत्नी सविता दोपहर में बाबा साहब को बिना बताए मुंबई से आए ब्राह्मण डॉक्टर मालवनकर के साथ शॉपिंग करने चली गई थी। बाबा साहब की ब्राह्मण पत्नी सविता की बाबा साहब के प्रति लापरवाही और बेफिक्र होकर घूमने से बाबा साहब उस दिन बहुत ज़्यादा क्रोधित थे और जैसे ही सविता शाम को आई तो बाबा साहब ने सविता को आखिरी चेतावनी देते हुए डांटा, जिससे सविता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी। उनका ये झगड़ा करीब 1 से 1.5 घंटे तक चला था। उसके बाद बाबा साहब की ब्राह्मण पत्नी सविता ने किसी से फोन पर बात की। आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से किसी बात की परमिशन मांग रही हो। शंका नंबर 10। 5 दिसंबर 1956 की रात में बाबा साहब की ब्राह्मण पत्नी सविता ने अपने भाई और डॉक्टर मालवनकर को ढेर सारा सामान देकर मुंबई भेज दिया। इस सामान में बाबा साहब से जुड़ी चीजें थी, जैसे किताबें, पत्र, जायदाद के कागजात, बैंक के चेक, पासबुक। ये सारी चीजें बाबा साहब की खास अलमारी से निकालकर मुंबई भेजी गई थी। इसका मतलब साफ था, अगले दिन क्या होने वाला है इसकी जानकारी बाबा साहब की ब्राह्मण पत्नी सविता को थी। ब्राह्मण डॉक्टर मालवनकर आरएसएस से जुड़े थे, संघ के कई बड़े लोगों के संपर्क में थे। इस ब्राह्मण डॉक्टर मालवनकर का एक दिन पहले आना और उसी दिन वापस जाना बाबा साहब की हत्या के शक की सुई को और मजबूत करता है। शंका नंबर 11। 5 दिसंबर 1956 की रात्रि को बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा किताब का सार और भूमिका पूरी करके अपने सचिव नानक चंद रत्तू को टाइप करने के लिए दी थी और सुबह जल्दी आने को कहा था। इसका मतलब बाबा साहब तब स्वस्थ थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई? बुद्धा एंड हिज धम्मा किताब में ब्राह्मणवाद को लाने की कोशिश की गई। ब्राह्मण नाम और ब्राह्मणों के उदाहरण ब्राह्मण सविता के कहने पर ही बुद्धा एंड हिज धम्मा किताब में जोड़े गए थे। इसका खुलासा खुद बाबा साहब के सचिव नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब की मृत्यु के बाद किया था। शंका नंबर 12। 5 दिसंबर 1956 को बाबा साहब के रसोइये सुदामा और सचिव नानक चंद रत्तू अपने अपने घर जाने के बाद रात को 11 बजे के बाद बाबा साहब की ब्राह्मण पत्नी सविता ने बाबा साहब को
इंसुलिन का इंजेक्शन देकर सुला दिया था और इसके बाद मूल निवासियों के मसीहा हमेशा के लिए चीर निद्रा में सो गए थे। इस बात की सूचना दुनिया को दूसरे दिन 6 दिसंबर 1956 को मिली। अब जानिए हत्या की साजिश के रहस्यमयी राज। रहस्यमयी राज नंबर 1। 6 दिसंबर 1956 की सुबह 6 बजे रसोइया सुदामा बाबा साहब के लिए चाय लेकर गया तो रसोइया सुदामा को बाबा साहब के कमरे में जाने से रोकने वाली ब्राह्मण सविता थी, परंतु सुदामा जबरदस्ती कमरे के अंदर चला गया और उसने बाबा साहब को मृतावस्था में देखा और वही जोर जोर से रोने लगा। रहस्यमयी राज नंबर 2। बाबा साहब की ब्राह्मण पत्नी सविता ने बाबा साहब की मृत्यु की सूचना सबसे पहले उस डॉक्टर मालवनकर को दी थी जो रात्रि में ही बाबा साहब की ब्राह्मण पत्नी सविता से बहुत सारा सामान लेकर दिल्ली से मुंबई गया था। रहस्यमयी राज नंबर 3। ब्राह्मण सविता ने बाबा साहब की मृत्यु की सूचना उनके बेटे यशवंतराव अंबेडकर को भी नहीं दी थी। क्या ब्राह्मण सविता कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी? रहस्यमयी राज नंबर 4। ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण बाबा साहब के निजी सचिव नानक चंद्रत्तू को ब्राह्मण सविता ने बाबा साहब के निधन की सूचना तक नहीं दी थी? रहस्यमयी राज नंबर 5। मुंबई की पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी और सिद्धार्थ कॉलेज को भी बाबा साहब की मृत्यु की सूचना ब्राह्मण सविता ने नहीं दी थी। रहस्यमयी राज नंबर 6। सुबह 6 दिसंबर 1956 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम बाबा साहब के बंगले पर आए थे और बिना कारण बताए बाबा साहब के कमरे को सील करवा दिया था। क्या नेहरू इस हत्या के बारे में जानते थे? रहस्यमयी राज नंबर 7। बाबा साहब के पुत्र यशवंतराव अंबेडकर ने तुगलक रोड पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई थी। FIR के बाद भी बाबा साहब के शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। क्या नेहरू की ब्राह्मणवादी सरकार ने कोई राज छुपाया है? रहस्यमयी राज नंबर 8। बाबा साहब की मृत्यु के तुरंत बाद ब्राह्मण सविता ने हिंदुत्व के रहस्य तथा राम और कृष्ण की पहेलियाँ किताबों को गायब कर दिया था जिसे बाबा साहब ने लिखा था। क्या ये कारण भी हो सकता है हत्या का? रहस्यमयी राज नंबर 9। ब्राह्मण सविता बाबा साहब का दाह संस्कार जल्द से जल्द दिल्ली में कराने की जिद करती रही ताकि मौत का रहस्य राज बना रहे, पर अचानक शव दिल्ली से मुंबई भेजना, क्या ये कोई साजिश थी? रहस्यमयी राज नंबर 10। ब्राह्मण सविता का बाबा साहब का दाह संस्कार के लिए पैसे देने से इनकार करना। रहस्यमयी राज नंबर 11। बाबा साहब के पार्थिव शरीर को दिल्ली से मुंबई ले जाने के लिए हवाई जहाज का किराया तक देने से मना करने वाली बाबा साहब की ब्राह्मण पत्नी सविता थी। रहस्यमयी राज नंबर 12। दादर शमशान पर बाबा साहब के अंतिम संस्कार के लिए
ब्राह्मणों द्वारा जो विरोध हुआ था, ये सबूत है कि ब्राह्मण कितने द्वेष भावना से भरे थे बाबा साहब के प्रति। कुछ अनकहे रहस्य भी जानिए। अनकहा रहस्य नंबर 1। बाबा साहब के दाह संस्कार से पूर्व ही 7 दिसंबर 1956 को सुबह 8 बजे ही बाबा साहब की ब्राह्मण पत्नी सविता ने दादा साहब गायकवाड़ और WM गोडबोले को अपने पिता के घर ले गई थी और उन पर पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ और बौद्ध संगठनों का अध्यक्ष बनाने का दबाव बनाना शुरू किया था, क्योंकि इन सभी संगठनों के अध्यक्ष बाबा साहब थे। अनकहा रहस्य नंबर 2। बाबा साहब के पुत्र यशवंतराव ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर बाबा साहब की मृत्यु की जांच की मांग की थी। ब्राह्मणवादी मानसिकता के कारण इस मांग को तीनों ने नकार दिया था। अनकहा रहस्य नंबर 3। 16 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर भवन में 5 पन्नों के शोक संदेश में भारतीय बौद्ध महासभा ने स्पष्ट लिखा था कि बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक नहीं थी तथा उन्हें दलित नेता होने के कारणों से सुनियोजित तरीके से मार दिया गया है। अंततः उनकी मौत की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। अनकहा रहस्य नंबर 4। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ने भी 1 जनवरी 1957 को बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु की जांच की मांग की थी। अनकहा रहस्य नंबर 5। मूल निवासी नेताओं के साथ साथ लाखों लोगों ने धरने, प्रदर्शन किए और हजारों टेलीग्राम भेजकर भारत सरकार से बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। अनकहा रहस्य नंबर 6। जनता के भारी दबाव के कारण भारत सरकार ने दिल्ली पुलिस के DIG सक्सेना को बाबा साहब की मृत्यु की जांच के लिए नियुक्त किया था। अनकहा रहस्य नंबर 7। गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने 26 नवंबर 1957 को लोकसभा को सूचित किया कि DIG की जांच के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु स्वाभाविक थी। जांच की रिपोर्ट उपस्थित सदस्यों को दिखाने से मना कर दिया था। अनकहा रहस्य नंबर 8। संसद में प्रधानमंत्री नेहरू ने भी बताया कि जांच के अनुसार बाबा साहब की मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु हुई है, परंतु नेहरू ने भी CBI जांच बैठाने की मांग को नामंजूर कर दिया था। अनकहा रहस्य नंबर 9। देश की सभी ब्राह्मणी सरकारों ने बाबा साहब अंबेडकर की मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को आज भी दरकिनार कर रखा है। क्या है निजी परिचितों और लेखकों के विचार। नानक चंद रत्तू बाबा साहब के निजी सचिव लिखते हैं, 5 दिसंबर 1956 की रात को जब मैंने बाबा साहब से अपने घर जाने की अनुमति ली, तब मुझे उनके स्वास्थ्य में कुछ भी असामान्य जैसा नहीं लग रहा था। शंकरानंद शास्त्री
लेखक अपनी पुस्तक बाबा साहब के साथ मेरी यादें में लिखा है कि इसकी पूरी आशंका है कि इंसुलिन की जगह सिर्फ पानी का इंजेक्शन लगाया गया है और इसी कारण बाबा साहब की मृत्यु हुई है। आगे लिखते हैं कि जब मैं रात को 11 बजे बाबा साहब से मिलकर अपने घर गया था, तब तक तो वे अच्छे भले चंगे थे। पोस्टमार्टम और सीबीआई जांच ब्राह्मणों पर दलितों के हमलों को रोकने के लिए नहीं कराई गई। और जब मैं बाबा साहब के निवास पर सुबह 9 बजे पहुंचा तो मैंने ब्राह्मण सविता की आंखों में न तो आंसू देखे और न कोई पश्चाताप देखा। डॉक्टर D.R. जाटव अपनी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व में लिखा है, मूल निवासियों का मसीहा उस रात 11 बजे सोया तो था, पर रात में बाबा साहब के साथ क्या हुआ इसका पता बाबा साहब की ब्राह्मण पत्नी सविता को है। अगर सीबीआई जांच होती तो पता लग जाता बाबा साहब को जहर दिया गया था या जहरीली गैस कमरे में भरी गई थी या फिर इंसुलिन की जगह कोई दूसरा इंजेक्शन लगाया गया था। काश बाबा साहब के साथ कोई अनहोनी नहीं होती और वो कुछ साल और जीवित रहते तो अपने सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति कर जाते। अर्थात सीबीआई जांच के अभाव में बाबा साहब की मृत्यु का रहस्य आज भी बना हुआ है। पर सत्य तो यह है कि उस रात कोई ना कोई हादसा तो हुआ था जिसका शिकार बाबा साहब हुए हैं।